हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विलियम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जितने इस चैप्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बेटा थोड़े लाइट न्यूमेरिकल्स से, हल्के न्यूमेरिकल्स से जो कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी हैं उससे शुरू करेंगे और चैप्टर के एंड में मैं इस चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा जिससे कि हमारा बोर्ड जो है वो आसानी से हो जाए। चलो, चैप्टर नाम क्या है? विलियन। विलियन से शुरू करते हैं। विलियन, अगर हम परिभाषा ले लें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। कम से कम दो पदार्थ होंगे, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। समांगी मिश्रण होना चाहिए, मिक्सचर नहीं होना चाहिए। हाँ, मिक्सचर में क्या होता है, जब तुमको मिक्सचर परोसा जाता है तो तुम उसे फल्ली मार लेते हो। जिसको फल्ली अच्छा लगे फल्ली खा लेगा, जिसको सेव अच्छा लगे सेव, जो पापड़ी जो चाहे निकाल सकते हो, वही है ना। ठीक, वो अलग अलग, वो समांगी मिश्रण नहीं है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या है? जैसे कि मान लो मैं शक्कर को पानी में घोल दी और शक्कर निकाल के बताओ उसमें से निकलेगा? सब तरफ एक समान रूप से घुल गया, भी पृथक करना बहुत मुश्किल है। समांगी मिश्रण है। जैसे कि तुम क्लास में कहीं बैठ गए तो ऐसा थोड़ी ना यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है और वहाँ ऑक्सीजन कम है। नाक लेके कहीं भी बैठ जाओ, ऑक्सीजन बराबर है, तुम सूंघ सकते हो, है ना। इसका मतलब ऑक्सीजन सभी तरफ एक समान रूप से घुला हुआ है क्लास के अंदर, मतलब वो समांगी मिश्रण है। पानी में शक्कर समान रूप से घुला हुआ, कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन। चैप्टर ना बेटा कुछ सिंपल से डेफिनेशन से शुरू होता है जिनमें से ज्यादातर तो तुम्हें आता है। तो मैं ये सोच करके ये इंट्रोडक्शन जो लेक्चर है उसको निकाल रहा हूँ कि ये सब तुम्हें आता है। जो चीजें तुम्हें आती हैं उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, जहां से नहीं आता है वहां से ध्यान दे करके पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। अगर हम विलियन के घटक ले लें तो विलियन के घटक होते हैं क्या? विलेय और विलायक। विलेय और विलायक, जल्दी हम लोग ये दो घटक बोलते हैं। वैसे विलायक तो एक ही होता है, मतलब किसी भी विलियन में एक ही विलायक होता है। विलेय तो हो जितना चाहो उतना लगा सकते हो भैया, 2 4 10 15 20 50 जितने विलेय लगा लो। तो अभी अगर हम ये समझने चले जाएं कि विलायक किसे कहते हैं या विलेय किसे कहते हैं, तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, जो घुलता है वो विलेय है, जो घोलता है उसे विलायक कहते हैं। बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। विलायक के लक्षण क्या होने चाहिए? पहले विलायक को ले लेते हैं, विलायक को छोड़ के बाकी सब तो विलेय हैं। विलायक के लक्षण क्या होने चाहिए? तो पहले तो ये अधिक मात्रा में होता है। विलियन में वो जो अधिक मात्रा में, मात्रात्मक रूप से भैया अगर विलायक की बात करें तो अधिक मात्रा में ही होगा। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी प्रावस्था जो है वो विलियन की प्रावस्था के समान होगी। प्रावस्था मतलब स्टेट, मतलब उसका जो अवस्था है, ठोस द्रव गैस। विलायक अगर ठोस है तो विलियन भी ठोस होगा, विलायक अगर द्रव है तो विलियन भी द्रव होगा, विलायक अगर गैस है तो विलियन भी गैस होगा। ठीक, तो विलायक की प्रावस्था विलियन की प्रावस्था की क्या होगी? समान। विलेय वही जो विलायक नहीं है, विलियन के अंदर वो जो विलायक नहीं है वो क्या है? विलेय। ठीक है, समझ में आया? अभी जैसे कि अगर हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मैं नमक को पानी में घोल दूं, मतलब एक गिलास पानी लूं, उसमें चिमटी नमक डाल, बन गया विलियन। अच्छा, विलियन भी द्रव और पानी भी द्रव, तो पानी क्या हो गया? विलायक, अधिक मात्रा में भी है। ठीक, तो क्या तुम ऐसा जानते हो कि गैस भी विलायक हो सकता है? हाँ, धुआं। धुआं में क्या होता है? कार्बन के टुकड़े, छोटे छोटे ठोस कार्बन के टुकड़े हवा में तैर रहे हैं, तो क्या हो गया? वो गैस वहां पर विलायक। ठीक है, क्योंकि वो जो धुआं है वो भी गैस की अवस्था में है ना। कोहरा, फॉग, फॉग आजकल बड़ा चल रहा है ना। पर फॉग की बात अगर करें तो फॉग में देखना पानी के जो कण है वो हवा में तैरते हैं, तो वहां वायु क्या हो गया? विलायक हो। ठीक है, अगर मैं आयोडीन नमक का एग्जांपल लूं, है ना, तुम जरूर आयोडीन नमक खाते होगे, वो घेंघा रोग नहीं होता बोल के, है ना, आयोडीन नमक खाता हूं। तो जो आयोडीन है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, पर्पल कलर का, बैगनी रंग का आयोडीन, बैगनी रंग का द्रव है, नमक में मिला दिए। ऐसा थोड़ी ना ऊपर के 2-3 दाने में आयोडीन है, नीचे वाले में नहीं है, नहीं, वो सभी तरफ एक समान रूप से घुल गया है। पर आयोडीन अगर सब में एक समान रूप से घुला तो जो परिणामी है वो भी ठोस ही है। हाँ भाई, उसको कूट काट दिया तो चूड़ा हो गया, पाउडर टाइप का हो गया, पर वो सॉलिड स्टेट में, रॉक सॉल्ट है ना। सॉल्ट इतना
मतलब जो हमारा नमक है उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, वो इतना हार्ड होता है कि वो रॉक मतलब पत्थर जैसा होता है, उठा के मारे ना फूट जाएगा मुंह में, समझ रहे हो ना, एक उस अवस्था में होता है। तो नमक में आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन द्रव है, नमक अधिक मात्रा में होगा, आयोडीन कम मात्रा में, तो आयोडीन नमक जो सॉल्ट होगा, जो क्रिस्टल होगा उसमें नमक विलायक होगा और आयोडीन क्या होगा, विलयन। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं विलायक और विलयन, है ना। अच्छा, विलयन के प्रकार, यार ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। विलयन के प्रकार लेने अगर हम तो प्रकार तो इसके कई प्रकार ही प्रकार के होते हैं, तो इसके प्रकार भी कई प्रकार के होते हैं ना। जैसे कि पहले बोले अगर हम जैसे अंग के आधार द्विअंगी विलयन, ऐसे विलयन जिसमें दो ही अंग है, मतलब पानी सर दो अंग हुए, क्या हो गया द्विअंगी, थोड़ा नमक भी मार दिया तो क्या हो गया त्रिअंगी, जलजीरा मार दिया चतुरंगी, अब 8-10 से बहुत सारा चीज मिला दी बहुरंगी, समझ गए, द्विअंगी त्रिअंगी चतुरंगी बहुरंगी, समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से विलयन का एक प्रकार वो हो गया। एक हो जाएगा तनु विलयन, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन किसको बोलते हैं, गाढ़ा विलयन हो तो उसको क्या बोलेंगे सांद्र विलयन, जो पतला होकर ढीला ढीला आराम से पी सकते उसको क्या बोलेंगे तनु विलयन। शरबत पियो, हाँ बोलोगे तनु विलयन है। चाशनी पियो, चाशनी कैसे पीते हैं, गाढ़ा ना पक जाए, समझ लो, तो चाशनी क्या हो गया सांद्र। और चाशनी भी थोड़ा तनु या थोड़ा सांद्र हो सकता है। अगर हम लोग दाल की बात करें तो तुम्हारे घर का जो दाल है वो सांद्र होता होगा और पार्टी में जो खाते हैं वो तनु होता होगा, है ना। तनु मतलब तनु विलयन किसको बोलेंगे, जिसमें विलायक अधिक मात्रा में हो, विलय कम मात्रा में हो। सांद्र विलयन किसको बोलेंगे, जिसमें विलायक कम मात्रा में हो, विलय अधिक मात्रा में हो, उसको क्या बोलेंगे। अच्छा, पर विलय की मात्रा कभी विलायक से अधिक नहीं होगी ना, ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों में, है ना। तनु विलयन में विलय की मात्रा जितनी है, सांद्र विलयन में विलय की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, अगर विलायक कांस्टेंट है तो, है ना। और अगर हम विलायक के हिसाब से देखेंगे तो सांद्र विलयन में विलायक जितना है उससे तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होगी, गाढ़ा पतला से पतला। एक होता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसमें विलय की पर्याप्त मात्रा मिली, उसे क्या बोलते हैं संतृप्त। जिसमें विलय अधिक मात्रा में घुला है क्या है अति संतृप्त, और जिसमें विलय कम मात्रा में घुला है क्या है असंतृप्त। अब असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन को समझना है तो एक ऐसी रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं ना। मान लेते हैं तुम्हें रात को 4 रोटी खाने की आदत है, वो 4 का डिजीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, 4 रोटी दिमाग में अभी खाने की आदत है, किसी के मेहमान चले गए, अब उसके यहाँ तो संकोच में अपन बोल नहीं पाएंगे, बंदे ने 2 रोटी दिया पूछा नहीं, और खाएगा कि नहीं खाएगा बोल तो पूछा नहीं, तो कैसा लगेगा यार, भूख लगेगा, रात को नींद ही नहीं आएगा, गुलाटी पलाटी या लाटी निमन क्या क्या मारते रहोगे, रात भर इस तकलीफ में थे कि 4 रोटी मिला नहीं, तुम संतृप्त नहीं थे, असंतृप्त थे। असंतृप्त मतलब और खाना है, और खाना है मतलब क्या है असंतृप्त है, मतलब ऐसा विलयन जो और विलय खा सकता है और विलय अपने अंदर घोल सकता है, उसको क्या बोलते हैं लोग असंतृप्त। 4 दे दें बढ़िया सब्जी वब्जी के साथ, बंदा संतृप्त हो जाएगा, अच्छे से सोएगा, है ना, संतृप्त है। और कुछ ऐसे भी हमारे रिश्तेदार होते हैं ना जो यार तकलीफ देते हैं ना, जैसे कि मेरी खुद की एक बुआ है भाई, वो बहुत खिलाती है मेरे को, बहुत तकलीफ देती है ना, उनको लगता है कि मैं खाता नहीं हूँ, और तेरी और थोड़ा ये भी खाएगा, हलवा भी खाएगा, मिठाई भी खाएगा। अब उसके बाद यार आदमी क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड हो जाता है, अति संतृप्त हो जाता है। 4 रोटी खाने थी, 5-6 खिला दी, उसके ऊपर मीठा हलवा न जाने क्या क्या, फिर रात को नींद नहीं आएगा, अति संतृप्त, है ना, उल्टी भी मार सकते हैं, ज्यादा खा के तो नहीं मारो। तो ऐसा विलयन जो उल्टी मारना, जिसमें विलय की अधिक मात्रा है, चाशनी को गरम दो तो किनारे किनारे वाइट जाता है, वो बेचारा उल्टी मार रहा है, शक्कर बाहर निकाल रहा है, अधिक मात्रा उसके अंदर हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसमें विलय की पर्याप्त मात्रा घुली हुई है, असंतृप्त विलयन जिसमें और घोली जा सकती है, अति संतृप्त विलयन जिसमें अधिक घुली है क्योंकि वो अवक्षेपित कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो अवक्षेपित कर रहा है, इसीलिए वो कौन सा विलयन हो गया अति संतृप्त विलयन। मेरे ख्याल से लॉजिक तुम लोगों को समझ में आ गया। अब विलयन जब हम लोग इस चैप्टर में क्लासिफाई करते हैं तो 3 तरह के लिखेंगे, ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। इन तीनों विलयनों को हमको यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है।
ज्यादातर तो हम लोग ठोस द्रव और द्रव द्रव विलयन ही पढ़ेंगे, बट कुछ थोड़ा सा गैस द्रव विलयन भी है, वो भी पढ़ना है। तो 3 तरह के विलयन हम लोग पढ़ेंगे, ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन। इसमें हम पढ़ते हैं विलेयता। विलेयता, अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि विलेयता क्या है ना, क्योंकि विलेयता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। विलेयता है प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की प्रकृति, विलायक की विलेय को अपने अंदर घोल लेने की प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं, विलेय। कंपैरिजन करना है तो विलायक को कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो हम लोग ले सकते हैं 100 ml, है ना, 100 ml विलेय, 100 ml विलायक में विलेय की घुली मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता। बेटा कुछ बुक्स में इसे 100 ग्राम और कुछ बुक्स में इसे 1 लीटर भी लिया है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा, पर इन जनरल तुम 100 ml ले सकते हो, है ना। 100 ml विलयन में घुले विलेय की मात्रा को हम क्या कहेंगे, विलेयता कहेंगे, है ना। कंपैरिजन करना है अलग अलग विलायक, तो पानी है, अल्कोहल है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे करके 4 विलायक, उसमें एक शक्कर घोला, सब में थोड़ा थोड़ा शक्कर डाला और पता किया किसमें कितना कितना घुला, जो ज्यादा घोल लिया उसकी विलेयता अधिक है, जो कम घोला उसकी विलेयता कम है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी विलेयता अधिक है, किसकी विलेयता, ठीक है बेटा। तो विलेयता क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, कि वो विलेय को अपने अंदर कितना घोल लेगा, ये उसकी क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। अलग अलग विलयन है, पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ठोस द्रव विलयन से। ठोस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, हम लोग का टॉपिक हो गया ठोस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हर बार जब भी हम कारक डिस्कस करेंगे तो 3 पॉइंट होंगे, पहली होगी प्रकृति, दूसरा होगा ताप और तीसरा होगा दाब। ये 3 पॉइंट पर हम लोगों को डिस्कस करना है, क्या, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला देखते हैं ठोस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक में प्रकृति का क्या रोल है, प्रकृति मतलब नेचर का क्या रोल है। तब इसको समझने के लिए चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो तुम्हें मोबाइल खरीदना है, खरीदना चाहिए, मजबूरी भी है, जरूरी है ना, मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए। अगर पापा एप्पल का बढ़िया वाला कोई मोबाइल दिलवा दें 80-90 हजार का तो खुश हो जाएंगे। मान लो तुम्हें मोबाइल चाहिए, तो क्या तुम डायरेक्ट जाकर के पापा को बोलते हो, पापा मोबाइल खरीदो? अरे यार कभी कभी तो झटक के वापस भेज देंगे। हम लोग एप्लीकेशन सीधा नहीं लगाते, हम साइट से लगाते हैं। पहले मम्मी को समझाते हैं, मम्मी बहुत बहुत जरूरी है मोबाइल खरीदना, सबके पास है, सब पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा वैसा। मम्मी को समझाते हैं, पहले उनको कन्विंस करते हैं, फिर मम्मी क्या है ना थोड़ा हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाती है, वो पापा को निकाल लेती है, वो समझा देती है। अब हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे होते, मतलब मान लो तुम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे होते, तुम्हारे 3-4 लाख की सैलरी होती, तो तुम पापा को बोलते, पापा मोबाइल कर दूंगा। नहीं बोलते, खुद खरीद के ले आते और दिखाते, पापा ऐसा फीचर वाला मोबाइल देखो, रन तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो तुम खरीद लेते। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम खरीद लोगे, सिंपल। इसी तरह से अगर मैं नमक को पानी के अंदर डाल दूं, नमक एक चिमटी का पानी के अंदर डाल दे, तो पानी की एप्लीकेशन लिखेगा, नमक घोलने के लिए आवेदन पत्र की घोल लेगा, खुद ही घोल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो खुद अपने आप ही घोल लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से पैसा है। पानी के पास जो पैसा है, जो उसके पास ऊर्जा है, उसे हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। क्या कहते हैं उसे? जल योजन ऊर्जा। जैसे पानी के पास है वैसे अल्कोहल के भी पास है, वैसे बेंजीन के भी पास है, सबके पास अलग अलग है। बट जो भी विलायक के पास ऊर्जा है उसे हम कहते हैं विलायकन ऊर्जा। क्या कहते हैं बेटा उसे? विलायकन ऊर्जा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विलायकन ऊर्जा क्या है? तो विलायक के अंदर निहित ऊर्जा की वह मात्रा जिसके कारण वह विलेय को अपने अंदर घोल लेता है, क्या कहलाती है? विलायकन ऊर्जा। और दूसरा तुम पढ़ चुके हो 11th में, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जालक ऊर्जा। एक मोल क्रिस्टल जालक को उसके अवयवी आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा क्या है?
1 मोल क्रिस्टल जालक को अवयवी गैसीय आयनों में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा क्या है? विलायक के अंदर निहित ऊर्जा की वह मात्रा जिसके कारण वह विलेय को अपने अंदर घोल लेता है। अब यार इन दोनों में कंपैरिजन है। तुम एक दुकान गए खरीदने कुछ सामान, तुम्हारे पास 200 रुपए है, सामान 200 में आता है खरीद लोगे, 100 में आता है तो भी खरीद लोगे, 120 में आता है तो भी खरीद लोगे, अगर 200 से कम में आता है तो खरीद लोगे। अब दुकान गया बोलता है 500 रुपए, कहां से खरीदेंगे? फिर घर वापस जाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा जितना चाहिए उतना है तो भी खरीद लोगे, उससे कम है तो भी खरीद लोगे, पर अगर उससे ज्यादा है रेट तो उस केस में तुम नहीं। कुछ वैसे अगर विलायक के, इसको विलायकन ऊर्जा बोलते हैं, लिखना मैं भूल गया है ना, तो विलायकन ऊर्जा है, जो विलायकन ऊर्जा अगर उसका मान जालक ऊर्जा के बराबर है तो घुल जाता है, अगर ये अधिक है तो भी घुल जाता है। जितना अधिक हो उतना आसानी से घुल जाता है, तो जल्दी घुल जाता है। अगर विलायकन ऊर्जा का मान अधिक होते जाए तो वो जल्दी जल्दी अपने अंदर विलेय को क्या करेगा? घुल जाएगा। पर अगर विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से कम हो, मतलब विलायक के पास इतनी ऊर्जा न हो कि वो क्रिस्टल को अपने अंदर घोल सके, क्रिस्टल को अवयवी आयनों में तोड़ सके, तो अविलेय है। तो इस तरह से हम प्रकृति में देख सकते हैं कि ठोस द्रव विलयन की प्रकृति में ये देख सकते हैं कि ऐसे ठोस द्रव विलयन जिसमें विलेय विलायक के बीच का संबंध कुछ इस तरह का है कि विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है तो विलेय हो जाएगा, घुल लेगा, अगर कम है तो नहीं घुल पाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई पहली। एक और चीज इंपॉर्टेंट बेटा, कुछ क्या होता है? आयनिक विलेय होते हैं, तो वो आयनिक विलायक नहीं घुलते हैं। कुछ कार्बनिक विलेय होते हैं तो कार्बनिक विलायक नहीं घुलते, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। एक फॉर्मूला है, जैसा वैसे में ही घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब आयनिक विलेय आयनिक विलायक में घुलेंगे, कार्बनिक विलेय कार्बनिक विलायक में घुलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नमक को बेंजीन में घोल दो तो वो आसानी से घुल जाए, क्योंकि बेंजीन एक कार्बनिक विलायक है ना, और नमक एक आयनिक विलेय, तो आयनिक विलेय आयनिक में घुलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रकृति का, नेचर का, कि जैसा वैसे नहीं घुलता है, ठीक है। तो प्रकृति में पहला हम बोल सकते हैं आयनिक पदार्थ आयनिक विलायक में घुलेंगे, कार्बनिक पदार्थ कार्बनिक विलायक में घुलेंगे। अगर अपन आयनिक आयनिक वाला संबंध ले लें तो वह विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा बहुत ही डिसाइडिव फैक्टर होगा। यदि विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा के बराबर या अधिक हो तो विलेय, और कम हो तो अविलेय। सेकंड पॉइंट डिस्कशन करते हैं भाई, कौन सा ताप टेम्परेचर, ताप बढ़ाए, गर्म किए तो जल्दी घुलता है कि देर से घुलता है? तुमको खुद को पता है, बताओ। चाशनी कैसे बनाते हैं? पानी गर्म करते नहीं करते हैं, सबको पता है। पानी को गर्म करते जाओ, शक्कर डालते जाओ, और घुलेगा और घुलेगा और घुलेगा। क्यों घुलेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग उसमें पानी मिलाएंगे विलायक की ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, है ना। जो विलायक की ऊर्जा है वो बढ़ेगी, मतलब कौन बढ़ेगा? विलायकन ऊर्जा। और जैसे जैसे विलायकन ऊर्जा का मान बढ़ेगा ये आसानी से घुलता जाएगा, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर विलायक की ऊर्जा बढ़ जाती है, और विलायकन ऊर्जा के मान में जितनी अधिक होगा, विलायकन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, वह उतने ही आसानी से विलेय को अपने अंदर घुल लेगा। अगला पॉइंट है दाब। दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो दबता है। अच्छा, दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो क्या करता है? दबता है। जो दबता है उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है। अगर तुम दबो तो तुम्हें और दबाया जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है, स्कूल में हम लोग होते हैं, है ना, हमारा टीचर बड़ा एरोगेंट होता है, भैया मतलब भाई खतरनाक है कोई, है ना। जनरली जो लिटरेचर के टीचर होते हैं इंग्लिश के, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं पता पर मुझे ऐसे मिले, तो जनरली जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, लिटरेचर वाले टीचर होते हैं, वो थोड़े एकदम डोमिनेंट होते हैं, है ना, बड़ा ही डांटते फटकारते हैं। तो मान लो तुम्हारा टीचर बोलता है चल घुटना टेक, और तुम टेक दिए तो अगले दिन मुर्गा भी बनवाएगा, फिर कान भी पकड़वाएगा, और बहुत सारी कुछ वो कर सकता है, क्योंकि तुम दब रहे हो इसलिए दबाएगा। मान लो तुमको बोले मुर्गा बन, नहीं बनूंगा, चल प्रिंसिपल के पास, चलिए सर चलते हैं। ठीक, प्रिंसिपल बोले पेरेंट्स को बुलाओ, यार बहुत है टेंशन, पढ़ना लिखना है नहीं, मेरे को टमाटर ही बेचना, तो काहे टेंशन दे रहा है, मेरे को स्कूल छोड़वा दे। ऐसा बोले तो टीचर क्या बोलेगा? नहीं बेटा ऐसा नहीं करते, पढ़ाई करते हैं, है ना। जब दाब तुम दब ही नहीं रहे हो तो तुमको कोई कैसे दबा सकता है, है ना, दब ही नहीं सकता, है ना। तो दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो दबता है। दबता कौन है? केवल गैस। दबता कौन है? केवल गैस। याद रखेंगे कि दबता कौन है? केवल गैस। यहाँ एक ठोस है और दोनों का आयतन निश्चित होता है ना। दाब का इस पर नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। तो ठोस द्रव विलयन में दाब का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। तो
अनअफेक्टेड रहेगा। बहुत रेयर इफेक्ट होगा जिसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, क्रिस्टल रसायन में डिस्कस करेंगे, बट वो बहुत ही अल्प परिवर्तन है, उसे विलियन जैसे चैप्टर में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। 3 पॉइंट, पहला प्रकृति आयनिक आयनिक में घुलेगा, कार्बनिक कार्बनिक में घुलेगा, तभी घुलेगा जब विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा के बराबर या अधिक हो। एक दूसरा, ताप बढ़ाएंगे तो विलायक की ऊर्जा बढ़ेगी जिसके कारण घुलने की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तीसरा, दाब बढ़ाएंगे तो ठोस द्रव विलयन में कोई खास परिवर्तन नहीं है। अगर हम लोग अगला विलयन ले लें और वो ले लेते हैं हम लोग द्रव विलयन। कैसा विलयन में? द्रव विलयन। इसमें विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, ठीक है। इसके भी 3 पॉइंट होंगे, वही 3 पॉइंट। पहला क्या भाई? प्रकृति। दूसरा क्या? ताप। और तीसरा क्या? दाब। बहुत ही आसान टॉपिक है, प्रकृति, ताप और दाब, इन तीनों पॉइंट और डिस्कस करेंगे। द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो हम जानते हैं कि कुछ द्रव तो कुछ द्रव में एकदम घुल जाते हैं, एकदम मस्त। अगर दूध और पानी को मिलाएं, पता ही नहीं चलता पानी किधर है, दूध किधर है। और हर कोई तो हंस नहीं हो सकता, वैसे हंस भी ये नहीं कर सकता, केवल एक हाइपोथेटिकल बात है, काल्पनिक बात है कि वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, ये काल्पनिक बात है। अगर हमें दूध में कितना पानी मिला है ये पता करना हो तो लैक्टोमीटर, है ना, एक डिवाइस है, उसकी सहायता से हम कर सकते हैं। उससे हम लोग दूध का घनत्व निकाल सकते हैं, इससे पता चल जाएगा कि उसमें कितना पानी मिला है ना। तो अगर तुम किसी डेयरी में दूध बेचने जाओ तो डेयरी वाले जनरली लैक्टोमीटर यूज करते हैं, और जो नहीं कर रहा हो, ठीक है। सिंपल सा डिवाइस है, आसानी से तुम सर्च कर सकते हो, गूगल पर तुमको मिल जाएगा। लैक्टोमीटर बोलते हैं बेटा दूध में पानी कितना मिला। बट दूध में पानी मिल जाता है, इसका फायदा उठाते हैं दूध वाले। पहले तो दूध वालों को बोलो कि भाई पानी मिलाते हो भैया, तो बोलते थे नहीं मिलाते हैं। आजकल तो यार एकदम खुला बोलते हैं। मेरे यहाँ जो दूध वाला था उसको पूछो भैया दूध में पानी मिलाते हो? बोलता हाँ। बोला मत मिलाना, थोड़ा ज्यादा पैसे ले लेना। मानेगा नहीं, वो पानी तो मैं मिलाऊंगा बोलता है, ठीक है। सोचो भाई क्या करें, क्योंकि वो परस्पर मिश्रणीय द्रव है। क्या है? परस्पर मिश्रणीय द्रव। अगर मैं तेल को पानी में मिलाने की कोशिश करूं, क्या मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। तेल पानी में नहीं मिलता है, अविलेय। तेल पानी में नहीं मिलता है, वो क्या है? अविलेय है, ठीक है। समझ रहे हो? तेल को पानी में डाल दो, तेली चम्मच पकड़ोगे, मस्त घुमाओ, कुछ नहीं होना है ना। तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, है ना। या फिर कुछ ऐसे हल्के तेल भी होते हैं जिनका घनत्व जो है पानी से कम होता है तो ऊपर रहता है, पर कुछ भारी तेल भी होते हैं वो नीचे चले जाएंगे, है ना। जैसे कि अगर हम ग्रीस, डामर ऐसा कुछ यूज करें, वो भी एक तरह के फैटी ऑयल जैसे ही है, वो नीचे बैठ जाएंगे, है ना। तो हमेशा तेल पानी के साथ नहीं घुलता है, हमें ये पता है ना। मतलब कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस को छोड़ करके आंशिक रूप से विलेय होगा, अन्यथा वो अविलेय होता है। बट कुछ चीजें जैसे मान लो तुम क्या करो, एक गिलास पानी लेना, ठंडा पानी है, नॉर्मल पानी, उसमें क्या करना, तुम 1 चम्मच शहद लेकर के डाल देना। तो तुम देखोगे कि शहद जो है नीचे जाकर के बैठ गया। अब नीचे जाकर के बैठ गया, क्यों बैठ गया? क्योंकि वो नहीं घुला। पर तुम देखोगे कि पूरे के पूरे पानी का कलर जो है चेंज हो गया, मतलब घुला भी, मतलब घुला भी और नहीं भी घुला। कलर चेंज हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है कि घुला है, और नीचे बैठ गया, ये रिप्रेजेंट करता है कि नहीं घुला है। इससे पता चलता है कि कुछ ऐसे विलयन भी होते हैं जो आंशिक रूप से विलय होते हैं। क्या होते हैं? आंशिक रूप से विलय। तो इस तरह से विलयन को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पूर्णतः विलय, आंशिक रूप से विलय, अविलय। इस तरह से हम 3 भागों में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कैसे पता करें कब घुलेगा और कब नहीं घुलेगा? इसको पता कर सकते हैं प्रकृति में हम ससंजक बल और आसंजक बल से। किससे कंपेयर कर सकते हैं? ससंजक बल और आसंजक बल से। ससंजक बल क्या है? ये वही पुराना 11th में पढ़े हुए हैं। समान प्रकार के कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? ससंजक बल। भिन्न प्रकार के कणों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाएगा? असंजक बल। अभी जैसे कि अगर मैं ले लूं दूध के मध्य लगने वाला बल क्या है? ससंजक बल। दूध और पानी के मध्य लगने वाला बल क्या है? असंजक बल। हमें पता है असंजक बल अधिक होगा, अभी तो दूध पानी के साथ चला जाता है, इसीलिए पूर्णतः विलय होता है। मतलब यदि असंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो तो पूर्णतः क्या हो जाएगा? विलय। अगर यही हम लोग तेल ले लें और इधर तेल पानी ले लें
तो पानी और तेल के मध्य लगने वाला बल तेल के मध्य लगने वाले बल से बहुत कम होता है, इसलिए नहीं घूमता है। अगर आसंजक बल का मान ससंजक बल से कम हो तो नहीं घूमेगा। और अगर हम सहज पानी के मध्य बल देखें और पानी के मध्य सहज पानी, और यहाँ मेरे को लिखना चाहिए था क्या, ससंजक बल है, तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए था सहज के बीच बल, और यहाँ हम लिखेंगे सहज और पानी के बीच बल। ये दोनों क्या होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। इस कारण से ये आंशिक रूप से मिश्रणीय विलयन बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह समझ जाओ प्रकृति क्या, द्रव का जो विलयन होता है वो तीन तरह का होता है, आंशिक रूप से मिश्रणीय, पूर्णतः मिश्रणीय, पूर्णतः मिश्रणीय। ठीक है, कब पूर्णतः मिश्रणीय होगा, यदि आसंजक बल का मान ससंजक बल से अधिक हो। कब पूर्णतः मिश्रणीय होगा, अगर ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक हो। कब आंशिक रूप से मिश्रणीय होगा, यदि आसंजक बल और ससंजक बल परस्पर बराबर हो। तो इस तरह से हम प्रकृति को लिख सकते हैं। ताप का प्रभाव देखें तो ताप का प्रभाव, बेटा ताप बढ़ाएं, अगर आप बढ़ाएं तो द्रव का द्रव में विलयन में विलेयता बढ़ता है। अब इसको तुम सिंपल देख सकते हो, है ना। घर में अगर तुम सब्जी बनते हुए देखे हो तो जब सब्जी गर्म होती है तो तुम उसके ऊपर तेल का लेयर नहीं देखोगे, वो अंदर रहता है, खुल गया है। पर जैसे जैसे सब्जी ठंडी होती जाती है तुम ऊपर में तेल का लेयर देख पाओगे अलग से, है ना। अलग से मसाला वाला सब्जी बनाते हैं ना, पार्टी वाटी के, तो उसमें तो देखना तुम एक खतरनाक सा लेयर होता है ना। कुछ लोग तो बाद में तेल निकाल भी देते हैं, कुछ हद तक पूरा तो नहीं निकलेगा पर कुछ हद तक निकलेगा। तेल कब आएगा, जब ताप कम है। तेल पानी में घुल गया कब, जब ताप अधिक था। ताप बढ़ाने से विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि गतिशीलता बढ़ रही है, हम ज्यादा तेजी से गति करेंगे तो एक दूसरे के अंदर चले जाएंगे। दाब का प्रभाव जैसे ही सोचे तो वही दाब का प्रभाव उस पर पड़ता है जो दबता है कि नहीं दबता है। द्रव दबता है, नहीं दबता है। अगर द्रव नहीं दबता है तो द्रव विलयन में विलेयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा अब हम डिस्कस करते हैं गैस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या देखना है, गैस द्रव, इसमें देखना गैस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक के तीन होंगे। पहला हम लेंगे प्रकृति, दूसरा लेंगे ताप और तीसरा लेंगे ताप। क्या गैसें द्रव में घुलती हैं, पहला क्वेश्चन तो ये। मान लो तुम्हारा मन किया कि आज तो मैं पानी के अंदर गैस घुल के रहूंगा, तो हवा भरने वाला पंप ले आए और पंप का पाइप उड़ा दे बाल्टी के अंदर, बाल्टी में पानी भर, दिन भर पंप मारे जा रहे हैं, घुलेगा नहीं घुलेगा। गैस द्रव में नहीं घुलता, नहीं घुलता तो है। वो हमारे जितने जलचर भाई बंधु हैं, मेंढक, कछुआ, मछली और बहुत सारे आ जाते हैं, सब ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से पाते हैं, पानी के अंदर से। अच्छा वो H2O का वो नहीं लेते हैं ना, अगर H2O का वो ले ले तो H2 छोड़ना पड़ेगा, H2 एक्सप्लोजिव। ऐसे तो हम लोग दिवाली में मछली को लेके आते हैं, है ना। वो मछली को बोलते भैया तू ऑक्सीजन ले, हाइड्रोजन छोड़, और फिर अपन आग लगा देते धड़ाम का। हमें पता है कि मछली कभी भी H2O का वो नहीं निकालती, H2O में डिसॉल्व O2 निकालती है। O2 ऑक्सीजन गैस H2O के अंदर घुली हुई है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने भी हाइट्स पर जो लेक्स होते हैं, जैसे कि अगर तुम बहुत हाइट पे लद्दाख वद्दाख में चले जाओ, कोई हाइट पे अगर तुमको अगर कोई लेक में देखो तो वहाँ मछलियाँ ज्यादा नहीं होंगी, बहुत कम। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन जो है वो कम घुलता है ना, प्रेशर कम हो जाता है एटमॉस्फेयर का, तो कम घुलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर में डिसॉल्व होता है ना। तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बाद में ढकार मारते हैं ना, तो ढकार किस चीज का होता है, CO2 का। तो वहां भी कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है ना। यूरिन में अमोनिया घुला होता है। जो बदबूदार पानी होता है उसमें या तो H2S घुला होता है, सड़ा हुआ बदबू हो गया PH3, उसके कारण बदबू आती है। तो कुछ गैसें घुलती हैं, पर अगर मैं घुलना चाहूँ नाइट्रोजन घुल जा भाई, ठीक, क्या घुलेगा? हाइड्रोजन घुल जा, घुलेगा? हीलियम नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि वो आसानी से लिक्विडिफाई नहीं होगा, द्रवित नहीं होगा। गैसें जो आसानी से द्रवित होती है वो आसानी से जल में मिलेगी,
अमोनिया क्यों घुल जाता है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इजीली लिक्विडिफाई हो जाता है, आसानी से द्रवित हो जाता है, इससे घुल जाता है। अन्य गैसों के अन्य रीजन हो सकते हैं, बट वो गैसें जो आसानी से द्रवित होती है केवल वही विलेय होती हैं, जो आसानी से द्रवित नहीं होती हैं वो आसानी से विलेय नहीं होती। तो प्रकृति में पहला पॉइंट ये हो गया। ताप बढ़ा देंगे तो क्या गैस घुलेगा? अब मान लो तुम कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए, तुमको पीना था स्प्राइट आया, बढ़िया चाय पैन में डाले और गर्म कर दिए उसको मस्त, है ना, उबालने के बाद उसको पिए, मजा ही नहीं आएगा। उसका कार्बन डाइऑक्साइड मिसिंग है, उसका टेस्ट मिसिंग है, उसका फ्लेवर मिसिंग है, CO2 निकलेगा, क्योंकि गैसें जो बदबूदार पानी है उसको अगर गर्म कर दो तो उसकी बदबू निकल जाती है, H2S PH3 बाहर निकल जाता है। गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं, आसानी से घुलती हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो द्रवित नहीं होगा, वो गैस में बदल जाएगा, तो आसानी से नहीं घुलेगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता क्या होगी? दाब का प्रभाव पढ़ते समय हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ भी पढ़ लेंगे, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम अलग अलग रूप में लिखा जा सकता है, इसको कम से कम 2 अलग अलग टाइप से हम लोग पढ़ेंगे, ये मोस्ट टाइमली है। इसको समझने के लिए, हेनरी के नियम को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, चलो एक ऐसे बर्तन है, इस बर्तन में यहाँ पर कोई द्रव है, ठीक, इसके ऊपर कोई गैस है, कोई भी गैस हो सकती है जो डिसॉल्व हो जाती है, समझ लो। ऊपर में मैं एक पिस्टन लगा ले रहा हूँ, पिस्टन लग गया एक पिस्टन। अब पिस्टन की सहायता से हम लोग इस पर एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, और ये जो गैस डिसॉल्व हुई वो M है। तो हेनरी का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। M is proportional to क्या होता है? हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है, बट स्थिर ताप पर याद रखना, स्थिर ताप पर किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती है। मतलब अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करो अगर, तो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसको हम आगे इस रूप में भी पढ़ेंगे कि पार्शियल प्रेशर जो है, आंशिक दाब जो है, वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यही हेनरी का नियम है, थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बट इसको थोड़ा आगे जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पार्शियल प्रेशर क्या है? आंशिक दाब है। स्थिर दाब पर विलेय गैस पर आरोपित आंशिक दाब है। x क्या है? उसका मोल प्रभाज है, उसको मोल प्रभाज या मोल अंश बोल सकते हैं। तो ये जो प्रेशर है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हेनरी के नियम का एक और रूप है, तब हम लोग मोल प्रभाज और बाकी चीजें भी डिस्कस कर लिए रहेंगे, आंशिक दाब डिस्कस कर लिए रहेंगे, तब वो ज्यादा समझ में आएगा। बट तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, हेनरी का नियम किसी गैस द्रव विलयन में, स्थिर ताप पर किसी गैस द्रव विलयन में विलेय गैस की मात्रा आरोपित दाब के समानुपाती होती है। मतलब दाब बढ़ाएंगे ज्यादा घुलेगा, जितना ज्यादा अपन प्रेशर लगाएंगे गैस उतनी ज्यादा घुल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से गैस द्रव विलयन में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला क्या? प्रकृति, गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं घुल जाती हैं, जो द्रवित नहीं होती हैं नहीं घुलती हैं। ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता कम होती है, दाब बढ़ाने पर हेनरी के नियमानुसार गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। इस तरह से हम लोगों ने विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, जो कि बहुत आसान है। अगर तुम यहाँ पर ये M और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, M और P के बीच में, यहाँ अगर मान लो P ले लेता हूँ, यहाँ M ले लेता हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। या इसी तरह से तुम अगर ये काई, जिसको कि मोल प्रभाज बोलते हैं, और P के बीच में ग्राफ प्लॉट करो तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही सरल रेखा मिल रहा है। तो हेनरी के नियम का सिंपल सा ग्राफ भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं।